हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्मेकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसके हमने 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और हमने 8 चैप्टर को भी स्टार्ट किया है। 8 चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज के इस वीडियो में बस हम 8 चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखेंगे। 8 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है, फिनिश हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेरेटेरियामाइंस के साथ। तो वहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन उन्होंने बताया है 20 mg ओरल या फिर इंट्रामस्कुलर। चिल्ड्रन में 5 to 10 mg उन्होंने बताया है। इसका डायरेक्टली स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एक्शन इन एडिशन टू वीक एंटीकोलिनर्जिक। इट एक्सर्ट्स एंटीस्पैस्मोडिक एक्शन at doses which produce fewer atropinic side effects. However, infants have exhibited atropinic toxicity symptoms and it is not recommended below 6 month of age. अब 6 मंथ से छोटे जो होते हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया है कि डाइसाइक्लोमाइन दिया जाए। इट आल्सो हैज़ एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी, हैज़ बीन यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस एंड मोशन सिकनेस। अब यहाँ पे डिसमेनोरिया और या फिर इरिटेबल बॉवल जो है ये अदर इंडिकेशंस उन्होंने बताया है। फिर आता है Valethamate. The primary indication of this anticholinergic smooth muscle relaxant is to hasten dilation of a cervix when the same is delayed during labor and as visceral antispasmodic urinary biliary intestinal colic. अब इसका डोज उन्होंने बताया 8 mg इंट्रामस्कुलर है, 10 mg ओरल है, रिपीटेड किया उसको बताया अगर रिक्वायर्ड हो तो। फिर आता है पायरेंसिपाइन, दैट इज़ 100 to 150 mg उन्होंने पर डे ओरली बताया है। It selectively blocks M1 muscarinic receptors and inhibits gastric secretion without producing typical atropinic side effects. अब यहाँ पे ये क्या करता है, selectively M1 muscarinic receptors जो है उनको ब्लॉक कर देता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को इनहिबिट कर देता है बिना किसी एट्रोपेनिक साइड इफेक्ट के। द मोर लाइकली साइट ऑफ एक्शन ऑफ पायरेंसिपाइन इन स्टमक इज intramuscular plexuses and ganglion cells rather than the parietal cells themselves. It is nearly equally effective as cimetidine in relieving peptic ulcer pain and promoting ulcer healing, but has been overshadowed by H2 blockers and proton pump inhibitors. अब देखते हैं वेसिको सिलेक्टिव ड्रग्स। तो यहाँ पे वेसिको सिलेक्टिव ड्रग्स उन्होंने बताया ऑक्सीब्यूटिनिन है, उसके बाद उन्होंने बताया टोल्टेरोडेन है, फ्लेवोक्सेट है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कुछ ड्रग्स बताए जो कि वेसिको सिलेक्टिव ड्रग्स है। ये किस तरह से काम करते हैं यही सब उन्होंने बताया है। तो एक बार केडी त्रिपाठी बुक से सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, मैं फिर भी आपको इनके डोज बता देता हूँ। जो ऑक्सीब्यूटिनिन है इसका डोज बताया है 5 mg TDS ओरल और चिल्ड्रन जो है 5 ईयर्स के अबो जो है उनको 2.5 mg BD बताया है उन्होंने। टोल्टेरोडाइन जो है उसका डोज उन्होंने बताया 1 to 2 mg BD और 2 to 4 mg OD यानी वंस इन अ डे ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट ओरल बताया है यहाँ पे। और फिर फ्लेवोक्सेट जो है उसका डोज उन्होंने बताया है कि 40 to 80 mg TDS। अब देखते हैं माइड्रेटिक्स क्या है। एट्रोपिन इज अ पोटेंट माइड्रेटिक बट इट्स स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन is undesirable for refraction testing. Though the pupil dilates in 30 to 40 minutes, अब यहाँ पे pupil जो है वो 30 to 40 minutes में dilate हो जाता है। साइक्लोप्लेगिया टेक्स यहाँ पे साइक्लोप्लेगिया एक 1 to 3 hours लेते हैं and the subject is visually handicapped for about a week. अब जो पेशेंट यहाँ पे है या फिर जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया है तो वो विजुअली हैंडीकैप हो जाता है एक वीक के लिए, लगभग एक वीक के लिए। द सब्सटीट्यूट्स अटेम्प्ट टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज़। अब कुछ सब्सटीट्यूट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए। पहला तो है होमेट्रोपाइन। इट इज़ 10 times लेस पोटेंट देन एट्रोपिन। इंस्टिल्ड इन द आई इट एक्ट्स इन 45 to 60 मिनट। अब ये एट्रोपिन से 10 times लेस पोटेंट है। इंस्टिल किया जाता है आई में। इट एक्ट्स 45-60 मिनट। अब 45 से 60 मिनट तक ये एक्ट करता है। माइड्रेसिस लास्ट 1 to 3 days while accommodation recovers in 1 to 2 days. It often produces unsatisfactory cycloplegia in children who have high ciliary muscle tone. अभी क्या कर देता है कि अनसेटिस्फैक्टरी साइक्लोप्लेगिया प्रोड्यूस कर देता है चिल्ड्रंस में जो कि जिनको हाई सिलेरी मसल टोन में है। अब देखते हैं साइक्लोपेंटोलेट। इट इज़ अ पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग। अब ये पोटेंट भी है और रैपिडली एक्ट करता है। Mydriasis and cycloplegia occurs in 30 to 60 minutes and last about a day. It is preferred for cycloplegia refraction
but children may show transient behaviors abnormalities due to absorption of the drug after passage into the nasolacrimal duct. It is also used in irritatis and uveitis. अब फिर देखते हैं ट्रोपिकामाइड क्या है. It has the quickest यानी कि 20 to 40 minutes and briefest मतलब 3 to 6 hours action, but it is a relatively unreliable cycloplegia. However, it is satisfactory for refraction testing in adults and as a short-acting mydriatic for fundoscopy. The mydriatic action can be augmented by combining with phenylephrine. अब हम देखते हैं एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है. अगर उसका एज एंटी सिक्रेटरी यूज़ किया जा रहा हो तो यूज़ किया जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, या फिर पेप्टिक अल्सर में, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, या फिर टू चेक एक्सेसिव स्वेटिंग और सैलिवेशन एग्जांपल इन पार्किंसोनिज्म. तो यही उन्होंने बताया कि एज एंटी सेक्रेटरी अगर ये एंटी पार्किंसन ड्रग यूज़ किए जाते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. अब देखते हैं एज एंटी स्पैस्मोडिक कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. तो इंटेस्टाइनल एंड रिनल कॉलिक एब्डोमिनल क्रैम्प्स में या फिर नर्वस फंक्शनल एंड ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया में भी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट किया जाता है. कुछ एक्सटेंट तक नर्वस फंक्शनल और ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया जो है वो कंट्रोल किया जाता है. बट एंटीकोलिनर्जिक्स आर नॉट यूजफुल इन इन्फेक्टिव डायरिया. अब लेकिन एंटीकोलिनर्जिक्स जो है इन्फेक्टिव डायरिया में कुछ हद तक काम नहीं कर पाते, कुछ यूज़फुल नहीं होते. फिर आते हैं स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन्स डिसीज़ है, या फिर पाइलोरस पास्मा है, गैस्ट्रिक हाइपरमोटिलिटी है, गैस्ट्रिटिस है. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी में भी यूज़ किया जाता है. डिस्मेनोरिया में भी यूज़ किया जाता है जो कि एक एक्सक्रेटरी डिसीज़ है. दिस ड्रग्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव. NSAIDs आर सुपेरियर. यहाँ पे डिस्मेनोरिया में एंटी पार्किंसंस डिसीज़ जो है वो एज एंटी स्पैस्मोडिक यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने कि NSAIDs को यहाँ पे उन्होंने बताया. फिर देखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा और ऑस्मेटिक ब्रोंकिलिटिस और या फिर COPD, यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर क्या इस्तेमाल किया जाता है माइड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेगिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अभी हमने देखा कि माइड्रियाटिक और साइक्लोप्लेगिया में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, माइड्रियाटिक्स में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है. तो इसी तरह एज अ कार्डियक वैगोलाइटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और तो और सेंट्रल एक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि पार्किंसोनिज्म है, मोशन सिकनेस है. और उसके बाद अगर कहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो है एंटेगोनाइज मस्करेनिक इफेक्ट्स के लिए, उसके ड्रग्स और पॉइजन को एंटेगोनाइज करने के लिए. अब उसके देखते हैं साइड इफेक्ट्स और उसकी टॉक्सिसिटी क्या है. साइड इफेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन विद द यूज ऑफ एट्रोपिन एंड इट्स कॉन्जेनर्स आर ड्यू टू फैक्ट्स ऑफ इट्स एक्शन अदर देन फॉर विच इट इज बीन यूज्ड. दे कॉज इनकन्वीनियंस बट आर रेयरली सीरियस. अब इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते. बेलेडोना पॉइजनिंग में ऑकर ड्यू टू drug overdose or consumption of seeds and berries of Belladonna datura plant. Children are highly susceptible. Manifestations are due to exaggerated pharmacological actions. अब इसमें dry mouth, difficulty in swallowing and talking, dry flushed and hot skin, especially over face and neck, fever आ जाता है, difficulty in micturition, decreased bowel sounds, a scarlet rash may appear, dilated pupil, photophobia, blurring of near vision, palpation, excitement, psychotic behavior, ataxia, delirium, dreadful visual hallucinations, hypotension, weak and rapid pulse, cardiovascular collapse with respiratory depression, convulsions and coma occur only in severe poisoning. अब convulsions या coma जो है वो severe poisoning में दिखाई देता है. बाकी सारे symptoms जो है वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन swallowing होता है, फ्लश्ड एंड हॉट स्किन हो जाती है, कहाँ पे फेस और नेक के वहाँ पे फीवर आ जाता है, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, डिक्रीज बोवेल साउंड्स. बाकी ये सब सारे जो उसके सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं. डायग्नोसिस जो है इसका यह है मिथालोक्लोइन 5 mg और नियोस्टिगमाइन 1 mg, दैट इज SC फेल्स टू इंड्यूस टिपिकल मिस्करेनिक इफेक्ट्स. अब जो यहाँ पे सबक्यूटेनियस जो है फेल्स होता है इंड्यूस टिपिकल मिस्करेनिक इफेक्ट्स के लिए. ट्रीटमेंट इसकी है, इफ पॉइजन हैज़ बीन इंजेस्टेड गैस्ट्रिक लेवेज शुड बी डन विद टैनिक acid. The patient should be kept in a dark, quiet room. Cold sponging or ice bags are applied to reduce body temperature. अब फिजोस्टिगमाइन जो है 1 to 3 mg दिया जाता है SC और इंट्रावेनस एंटागोनिस्ट बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल इफेक्ट्स के लिए, but has been found to produce hypotension and arrhythmias in some cases. As such, its utility is controversial. Neostigmine does not antagonize the central effects. Other general measures जैसे कि maintenance of a blood volume, assisted respiration, diazepam to control convulsions should be taken
टेकन एज अप्रोप्रिएट। अब इसके इंटरेक्शंस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ड्रग्स इज स्लोड। अब यहाँ पे ड्रग्स एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाता है क्योंकि एट्रोपिन जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग काफी डिले कर देता है। दिस रिजल्ट इन स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड ग्रेटर पेरिफेरल डिग्रेडेशन ऑफ लेवोडोपा, लेस ऑफ इट रीचेस द ब्रेन। अब इसका काफी कम क्वांटिटी जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। दिस डज नॉट ऑकर व्हेन अ पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इज कंबाइंड। ये ऐसा तभी नहीं हो सकता है अगर जो उसके साथ अगर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो है वो कंबाइन किया जाए। ऑन द अदर हैंड, एक्सटेंट ऑफ डाइगोक्सिन and tetracycline absorption may be increased due to longer transmit time in the gastrointestinal tract. Antacids interfere with absorption of anticholinergics. इसके बाद आता है एंटीहिस्टामाइनिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, फेनोथायाजाइंस, डाइसोपायरामाइडिन, पेथिडाइन हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज। एडिटिव साइड इफेक्ट्स ऑकर विद एट्रोपिनिक ड्रग्स। एमएओ इनहिबिटर्स जो है इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एंटीपार्किंसनियंस ड्रग्स डेलिरियम में ऑकर। अब यहाँ पे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया हम देखेंगे। Acetylcholine is the primary excitatory neurotransmitter in both sympathetic and parasympathetic ganglia. Drugs which inhibit synthesis or release of ACH can interfere with ganglionic transmission, but drugs which act as cholinergic receptors in the ganglia are more selective. अब यहाँ पे जो drugs जो होते हैं cholinergic receptors में act होने वाले वो गैंग्लिया के लिए काफ़ी मोर सेलेक्टिव किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। In the addition to dominant nicotinic N receptor, which mediate the primary rapid depolarization of the ganglionic cells, there are subsidiary muscarinic M1 and M2, adrenergic, dopaminergic, amino acid and peptidergic receptors, which bring about secondary, slowly developing but long-lasting changes in memoral potential, both positive as well as negative, and that modulate the primary response. सेपरेट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एडिशन में डोमिनेंट निकोटिनिक एन रिसेप्टर जो है मेडिएटेड प्राइमरी, ये सब उन्होंने यहाँ पे बताया, मेडिएटेड प्राइमरी रैपिड डिपोलाइजेशन गैंग्लियन सेल्स वगैरह। फिर देखते हैं गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स का है क्या है। तो यहाँ पे निकोटिन देखते हैं पहले निकोटिन का। इट इज़ द प्राइमरी अल्कलॉइड इन टोबैको। अब ये प्राइमरी अल्कलॉइड होता है टोबैको में। एक्ट एज एन ऑर्गेनिस्ट ऑन बोथ एन सब टाइप्स ऑफ द निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. Sympathetic as well as parasympathetic ganglia are stimulated, but larger doses cause persistent depolarization and ganglionic blockade. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरीके से एक्ट करता है स्टिमुलेंट्स की तरह, बट लार्जर अगर इसको लार्ज डोज में लिया जाए तो परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाता है या फिर गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड भी वहाँ पे आ जाता है। निकोटिन इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेस्ट ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको चिविंग गम। अब आपने भी सुना ही होगा कि जो स्मोकिंग होता है या फिर जो टोबैको होता है, चिविंग जो टोबैको तंबाकू जिसे हम कहते हैं वो खाते हैं लोग, तो वहाँ पे निकोटिन पाया जाता है। उसका मेन कॉन्स्टिट्यूटिव निकोटिन होता है मेनली। ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकिंग सेसेशन क्वाइटिंग टोबैको चिविंग। मेजॉरिटी ऑफ स्मोकर्स जो है विश टू क्विट स्मोकिंग चिविंग बट फेल्स टू डू सो बिकॉज ऑफ निकोटिन डिपेंडेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू हेल्प स्मोकर क्विट इज काउंसलिंग एंड मोटिवेशन. दिस मे बी सप्लीमेंटेड बाय फार्माकोथेरेपी. द गोल्स ऑफ सच फार्माकोथेरेपी आर टू रिड्यूस द क्रेविंग्स फॉर द satisfying effects of the nicotine, to suppress the physical withdrawal symptoms of a nicotine. The drugs currently utilized for the above goals are nicotinic replacement, partial agonist of alpha 4 beta 2 NRs, that is a एंटीडिप्रेसेंट्स। यहाँ पे होता यह है कि अगर एक किसी पर्सन को अगर उसका टोबैको चिविंग या फिर स्मोकिंग जो है उसको रिड्यूस करना है, उसको क्विट करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो पहले तो है काउंसलिंग या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसे क्या कहा जाता है, फार्माकोथेरेपी। अब इसका फार्माकोथेरेपी का मेन मकसद यही होता है कि उसके जो उस आदमी को क्रेविंग्स हो रहे होते हैं निकोटिनिक के, उसको रिड्यूस करना या फिर वो निकोटिनिक विड्रॉल के सिम्टम्स जो होते हैं वो सप्रेस कर देना। ये उसका मेन यहाँ पे एम रहता है, मेन गोल रहता है। Nicotine chewing gum developed as an alternative to nicotine transdermal. This formulation is found more satisfying by some dependent subjects. The number of gum pieces chewed daily can be adjusted according to the need felt. अब यहाँ पे निकोटिनिक चिविंग गम जो है वो डेवलप किया ही गया है अल्टरनेटिव के तौर पर। वो सारे जो है टोबैको या फिर वो स्मोकिंग, इन सब के अल्टरनेटिव में उसको यूज़ किया जाता है निकोटिनिक च्युइंग गम को। आप उसकी ऐड भी देख सकते होंगे टीवी पे। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही पे चैप्टर 8 जो है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 9 हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं कल या फिर परसों 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्यों स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई स्मोक करता है तो क्यों स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए, ये उस वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।